अब हम बात करते हैं अकबर के प्रशासन की। तो अकबर के शासन की सबसे श्रेष्ठतम बात उसका धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होना था। अकबर राज्य में रहने वाले सभी धर्मों एवं जाति के लोगों के साथ प्रशासनिक एकरूपता का व्यवहार करता था। अकबर को सम्राट के दैवीय सिद्धांत पर विश्वास था। इसके फलस्वरूप सम्राट को उसने अधिक गौरवमयी सिद्ध कर प्रजा के मध्य एक सम्मानित स्थिति का दुर्व्यवहार किया। अकबर ने खलीफा की प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। खलीफा की तरह पढ़ने एवं जमी बोस तथा सिजदा की प्रथा को उसने आरंभ किया। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की। उसी दौरान से वह धार्मिक मामलों का प्रमुख बन गया। राज्य की संपूर्ण शक्ति अकबर के हाथों में केंद्रित थी तथा उसके मंत्री एवं पदाधिकारी उसके नियंत्रण में थे। सम्राट ही प्रशासन का प्रमुख होता था। प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का प्रधान राजा। अकबर के शासनकाल के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित 5 अधिकारियों को उल्लेखित मिलता है। पहला वकील, दूसरा वजीर या दीवान जिसको बोलते थे, तीसरा है सद्र उस सद्र, चौथा मीर बख्शी तथा पांचवा है खासनामा जो मीर सामा थे। में वकील का पद प्रतिष्ठापूर्ण था, लेकिन बाद में उसके अधिकारों में कमी कर उसे राजा का प्रमुख सलाहकार मात्र बना दिया गया था। वजीर प्रशासनिक मामलों का प्रमुख पदाधिकारी बन गया था। उसे वित्त कार्य भी मिला हुआ था। वजीर का पद प्रधानमंत्री के सदृश था। राजा की अनुपस्थिति में उसे प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी। दीवान ए आला या दीवान वजीर को वित्त मंत्री के रूप में कहा जाता था। दीवान की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त थे। पहला दीवान ए खालसा जो राज्य की भूमि की देखभाल करने के लिए होता था। दूसरा दीवान ए तन सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जागीर की देखभाल करने वाला होता था। तीसरा है मुस्तौफी जो आय व्यय लेखा जोखा रखने वाला होता था। चौथा है वाक़या ए नवीस राजकीय आदेशों एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। पांचवा मुशरिफ दफ्तर की देखभाल करने वाला। धार्मिक विभाग के प्रमुख के रूप में सद्र उस सद्र कार्य करने वाला होता था। संभाला एवं धार्मिक मामले में वह सम्राट अकबर का प्रमुख सलाहकार होता था। सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था जो मनसबदारों एवं राजकीय सेना पर नियंत्रण रखने से लेकर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करता था। यह सम्राट का अत्यंत विश्वासपात्र व्यक्ति माना जाता था। मीर सामा का खायसनामा सम्राट एवं शाही परिवार की आवश्यकताओं का ख्याल रखता था। सरकारी कारखानों, राजमहल, राजदरबार से संबंधित भंडारा, कोष एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना उसका प्रमुख कार्य था। काजी उल कजात प्रधान न्यायाधीश होता था जो मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। नैतिक नियमों के पालन के लिए प्रजा में जागृति पैदा करने का कार्य मुहतविसिव का था। इस तरह अकबर का प्रशासन आदर्श प्रशासन था। शाही तोपखाना का प्रमुख दारोगा ए तोपखाना, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दारोगा ए डाक चौकी एवं मुंशी जो आदेशों को लिखना और प्रसार करना होता था आदि अन्य कर्मचारी होते थे जो अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। मानसबदारी व्यवस्था की ये क्या था? अकबर का सैन्य संगठन मानसबदारी व्यवस्था के आधार पर था। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी एवं सरदार का मानसब या पद निश्चित किया जाता था। अबुल फजलों की 66 श्रेणियाँ बताई हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सबसे छोटा मानसब 10 का एवं सबसे बड़ा मानसब 7000 का होता था। प्रारंभ में सिर्फ राजवंशीय लोगों को ही 5000 से अधिक मानसब, कालांतर में महत्वपूर्ण सैनिकों को इतना ही मानसब प्रदान किया जाने लगा था। मानसबदार अपने अनुरूप श्रेणी एवं पद को ध्यान में रखते हुए सैनिकों को लेते थे। सेना के खर्च के लिए जागीर या नगद वेतन देने की व्यवस्था थी।
कालांतर में अकबर के मनसबदारों की दो श्रेणियाँ बनाई गई थी, जात और सवार। जात के अनुसार प्रत्येक मानसबदार का पद एवं वेतन निश्चित किया था। सवार को जात से 2 रुपया अधिक वेतन मिलता था। मानसबदार घोड़ा के अलावा गाड़ियाँ, ऊँट एवं खच्चर भी रखते थे। कुछ समय में ही अकबर ने 5000 से एवं उससे कम के मानसबदारों की 3 उपश्रेणियाँ बना दी थी, जो कि श्रेणी, द्वितीय, मध्य उपश्रेणी और तीसरा था तृतीय उपश्रेणी। अब मानसबदारों की अतिरिक्त अहदी एवं दाखिली सैनिकों की टुकड़ी भी अकबर के समय में होती थी। अगली वीडियो में हम शाहजहां का परिचय पढ़ेंगे।